Right. Now, welcome back. In class 9th, जब आप लोग class 9th में रहे होंगे, तो the first book which you have read in political science, because we are starting with political science, तो जो हमारा पहला पार्ट था, that is आपका था कि why democracy was adopted. And in that you had read about democracy, democratic rights, how constitution was formed, means what are the features, then what is the meaning of working of institutions. तो that was कि गवर्नमेंट हम कैसे चलाते हैं. और अब हम लोग जो है वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इस पूरे, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर. अब जो हमारा 10th में है पॉलिटिकल साइंस, वी वुड बी लर्निंग जो हमने वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस पढ़ा था. इन दैट वी हैड ऑलरेडी लर्न्ड कि देयर आर 3 ऑर्गन्स, यानी एक हमारा है द लेजिस्लेटिव्स, सेकंड हमारा है द एग्जीक्यूटिव्स एंड थर्ड इज द जुडिशरी. तो यहां हम लोग जो है उसी के बारे में कि जैसा आप वो ऑर्गन्स हैं तो हाउ डू दे वर्क, व्हाट आर द मीनिंग्स, डिफरेंट वे जिसमें गवर्नमेंट काम करता है इन इंस्टीट्यूशंस के नीचे. द फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट पावर शेयरिंग, सेकेंड इज बिट लेंदी फेडरलिज्म, थर्ड इज आपका जेंडर कास्ट एंड रिलीजन, देन पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब आपके जो इसमें होगा, एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो जो हमारे चैप्टर्स हैं दे आर एक्चुअली इंटर रिलेटेड. एंड इफ any one of you out of curiosity you want to take humanities, आप आगे जाकर ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हो, ये सारे चैप्टर्स, एंड इफ यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, तो दीज चैप्टर्स आर द वन विच जहां से इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ क्वेश्चंस बनते हैं. तो द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच वी आर स्टार्टिंग इन आर what we call as political sciences, power sharing. Before we are entering into the NCERT part, let us talk about what is power sharing. आपके स्कूल के अंदर, मतलब in your school, whatever school you are studying, क्या सारे के सारे काम आपकी प्रिंसिपल मैम करती है? Does she come? Does she teach? Does she check your notebooks? Does she if any problem is there, PTM attend करना? Is she doing everything? No. Is everything done by your in charges or superintendents? No. Or are all the work done by your teachers? No. We have different wings. हमारी प्रिंसिपल मैम कुछ काम करती हैं, उनके पास कुछ पावर्स हैं. हमारे सुपरिटेंडेंट या HODs, उनके पास कुछ पावर्स हैं, वो कुछ काम करती हैं. एंड द टीचर्स हैव सम पावर एंड सम वर्क. सिमिलरली आपकी इंग्लिश की टीचर, आपकी मैथ्स की टीचर, आपके SST की टीचर, शी माइट बी हैविंग सम वर्क, सम पावर्स, एंड दैट इज हाउ हम लोग मिलकर किसी स्कूल को चलाते हैं, किसी देश को चलाते हैं. और डेमोक्रेसी का एक मेन एसेंस होता है पावर शेयरिंग, यानी कि जो हमारे पास पावर्स हैं टू रूल द गवर्नमेंट, टू रूल द कंट्री, उसको हम अपने पास नहीं रखते. वी डोंट कॉन्सेंट्रेट विद अस, वी शेयर इट एंड टुगेदर वी डू इट. सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में इस वाले चैप्टर से भी और लास्ट चैप्टर से भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक रीजन, जो आपका 9th में भी था. एंड दैट इज इन डेमोक्रेसी वी आर sharing the powers with many people and with the citizens.
Whereas in a non-democratic regime, we don't share the powers. हम dictators होते हैं, हम military rulers होते हैं, हम king होते हैं. We don't share the powers. And if power is shared, it gives a better results. आप अपने घर के अंदर, आपके घर में कुछ नहीं, एक शादी है, ज्यादा कुछ नहीं है, घर में, घर, सोसाइटी, स्टेट, फिर कंट्री बनती है. घर में एक छोटी सी शादी है, but if all the work is done by one person, it would never have a good result. So what we do, हम सारे काम को बांटते हैं, and that is how the work is shared. तो सबसे पहला हमारा जो एक क्रक्स है डेमोक्रेसी का, वो है that in democracy power sharing is very important. इस चैप्टर में आपके में मतलब कि 4 क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल सीधे आते हैं. मींस लैंग्वेज इन पॉलिटिकल साइंस विल ऑलवेज बी ट्रिकी. हमारे इकोनॉमिक्स में नॉर्मली वी डोंट हैव अ वेरी ट्रिकी लैंग्वेज. हिस्ट्री ऑल्सो बिट चेंज होके आता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में 100% चेंज होता है. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो आपकी 4 मेन क्वेश्चंस हैं, एक तो है आपका कि व्हाट इज पावर शेयरिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द पावर इज शेयर्ड, जो एक मेन है. सेकेंड इज आपका आता है, हम लोग इसमें एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, मतलब हमारे पूरे उसमें इन और 11th 12th 10th स्टैंडर्ड वी वुड बी हैविंग द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड. तो देर आर 2 कंट्रीज जिसका एग्जाम्पल हमारे पास है, बेल्जियम एंड श्रीलंका. तो यू वुड बी हैविंग 2 डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन. मतलब हाउ, व्हाट इज द बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस and what were the differences between Belgium and Sri Lankan power sharing. ये तो 3 हो गए. एंड चौथा क्वेश्चन हमारा आता है द रीजंस फॉर पावर शेयरिंग. तो मेनली इस चैप्टर से अगर आपकी 4 मतलब आपको कंसेप्ट आते हैं, तो द एंटायर चैप्टर इज वेरी वेरी इजी टू स्कोर. So let us now come to the examples. This is a handwritten note. You will be getting the printed note later on. Now, if you see, there are 2 countries. यहाँ हम लोगों ने 2 कंट्री लिया. तो पहला हमारा है बेल्जियम, अ यूरोपियन कंट्री. यहाँ पर क्या है, अगर आप ऑन द स्क्रीन इफ यू सी, येलो कलर आर डच पीपल. मतलब यहाँ पर 2 तरीके के मेन लोग रहते हैं. एक जो डच स्पीक करते हैं एंड द सेकेंड वन इज फ्रेंच. अब प्रॉब्लम क्या है कि जो डचेस हैं, दे आर रिलेटिवली less educated and poor, whereas जो फ्रेंच हैं, they are educated and rich also. लेकिन अगर हम पॉपुलेशन में देखें, if we number of people living, तो डच हमारे ज्यादा है और फ्रेंच हमारे कम है. एंड इसको हम लोग अपनी पॉलिटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं मेजॉरिटी. आपने देखा होगा क्लास में भी टीचर जो मेजॉरिटी जब बच्चे बोलते हैं वो चीज करती है. तो द मेजॉरिटी इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज डच, लेकिन जो फ्रेंच है वो रिच है और एजुकेटेड है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल द डच. ये वाला जो क्वेश्चन है, जो मैंने ये वेब चार्ट बनाया है, दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन. व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम? 59% आपके डचेस, जर्मन 1 एंड फ्रेंच हमारे 40%. अब ये जो मतलब कि बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसेल्स, वहां पर क्या है, ब्राजील छोटा सा एक एरिया है, लेकिन वहां जो है फ्रेंच ज्यादा रहते हैं. जो ये 40% फ्रेंच है, उनके मैक्सिमम लोग ब्राजील्स में रहते हैं और कुछ डचेस रहते हैं. तो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट. और वहां पर क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री. दे हैड
revised their constitution many times. उन्होंने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जिससे कि ये जो झगड़ा है आपस में वो कम हो जाए ड्यू टू लैंग्वेज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अल्टीमेटली इन 70s उन्होंने जो है एक और नया मॉडल बनाया, बेल्जियम मॉडल, जिसको हम बोलते हैं बेल्जियन, वो भी बोलते हैं एंड बेल्जियम भी बोलते हैं। मतलब डोंट कंफ्यूज कि ये IUM या IAN क्यों है, बोथ आर देयर। एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या किया, कंट्री को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, नॉट इन द टर्म्स ऑफ एरिया, पूरा जहां डचेस रहते थे दैट बिलोंग टू द डच पीपल, जैसे हमारे यहाँ तमिलनाडु फॉर तमिलियंस, केरला फॉर मलयालम है, वैसे उन्होंने मतलब कि जो एक पोर्शन है वो डच के लिए कर दिया, एंड द सेकेंड पोर्शन वाज कंप्लीटली फॉर द फ्रेंच। एंड जहां जहां पर जर्मन्स रहते थे वो कम थे तो उनसे प्रॉब्लम नहीं थी। नाउ इन द सेंटर अब उनके यहाँ पर क्या है, दो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो सिटीजन्स है वो सेम है, लेकिन एक सेंटर गवर्नमेंट जैसे इंडिया में भी है और एक स्टेट गवर्नमेंट। हमारे यहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा है, वी हैव 28 स्टेट्स, लेकिन वहां सिर्फ दो स्टेट्स हैं, दैट इज आपका एक फ्रेंच स्पीकिंग और एक डच स्पीकिंग, तो दो स्टेट गवर्नमेंट्स और एक सेंट्रल गवर्नमेंट था। और उनमें जो मिनिस्टर्स होते थे सब बराबर, चाहे उनका पॉपुलेशन कोई भी हो, लेकिन उनकी जो रिप्रेजेंटेशन था दैट वाज इक्वल। कोई भी लॉ जो है वो किसी को फेवर नहीं करता था, एंड टू पास एनी लॉ द मेजॉरिटी वाज रिक्वायर्ड। स्टेट्स के पास, जो स्टेट्स है दैट इज डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग, दे हैड देयर इंडिपेंडेंट पावर फॉर रूलिंग देयर ओन एरियाज। एंड ब्रसेल्स जो कि वहां का कैपिटल है, वहां पर भी एक गवर्नमेंट था। उसके अलावा बिकॉज देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिविंग, फ्रेंच भी बोलते हैं, जर्मनी भी बोलते हैं, डच भी बोलते हैं, तो देर वॉज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। एंड क्लास 10th दिस, ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता है, दिस हैज बीन अ रिपीटेड MCQ क्वेश्चन। तो जो वहां के जिस एरिया में वो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, उस लैंग्वेज के लोग उस कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। दस उन्होंने द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच, इसको कोशिश किया दैट दे शुड नॉट नाउ फाइट, अपनी अपनी जगह भी दे दी, उनको पावर्स भी दे दिए, and not only the powers for themselves, the power was there in the center government also, and thus the problem which they had उसको खत्म कर दिया। आपके पेपर में ये जो क्वेश्चन है ये आता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल, या हाउ डिड द बेल्जियम मॉडल या फिर द बेल्जियम गवर्नमेंट रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अब जब EU जो आपका यूरोप है, आई डोंट नो हाउ मच यू नो, यूरोप में कुछ एरियाज हैं जैसे आपका फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, मतलब इन लोगों ने मिलाकर अपने आप को ना एक यूनियन बना रखा है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर आप लोगों ने सुना हो शेंगन वीजा, मतलब ये जो पूरे एरियाज है, इवन दो दे आर ऑल डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन ये लोग जब आपस में बिजनेस करते हैं तो दे रिलैक्स मेनी ऑफ द टैक्सेस। और अगर हम लोग टूरिज्म के लिए वहां पर जाते हैं किसी भी पर्पस के लिए, तो इनमें से किसी भी एक कंट्री का अगर आपने वीजा ले लिया तो आप इनमें से सारी कंट्रीज को विजिट कर सकते। लाइक इफ यू हैव टेकन द वीजा ऑफ जर्मनी, तो आप जर्मनी से फ्रांस जा सकते हो, फ्रांस से स्विट्जरलैंड जा सकते हो, स्विट्जरलैंड से स्पेन जा सकते हो, यू कैन गो टू ऑल द, एक वीजा से आप सारा कवर कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज शेंगन वीजा। तो जब यूरोपियन यूनियन बना एंड दे सॉ दैट बेल्जियम गवर्नमेंट ने अपने प्रॉब्लम्स को इतने अच्छे से सॉल्व किया, तो ब्राजील वाज chosen as the headquarter of European Union.
When you will read your book, you will understand it is written in that. So this way, जो बेल्जियम था उन्होंने अपने पावर्स को शेयर करके जो प्रॉब्लम्स थी उसको पूरा कर दिया. Now let us come to the second portion, our neighborhood, हमारा southern neighborhood, श्रीलंका. श्रीलंका हमेशा ही कंट्रोवर्शियल रहा है. दिस इज बिकॉज इफ यू गो टू श्रीलंका, अगर आप श्रीलंका जाते हो तो जाफना एंड सम ऑफ द पोर्शंस इन द नॉर्दर्न एरियाज दैट इज वेरी गुड. मतलब बहुत आप जाओगे ना तो आपको वो फॉरेन वाली फीलिंग आती. लेकिन इफ यू गो टू द साइड्स जहां आपके श्रीलंकन तमिलियंस वगैरह रहते हैं, इफ यू गो टू दैट प्लेस, आपको ऐसा लगेगा आप पुराने जमाने के तमिलनाडु में या रामेश्वरम में वहीं पे आए हो. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इन श्रीलंका? ये जो मैंने लिखा हुआ है मेजॉरिटेरियनिज्म, नॉर्मली इट विल नॉट बी, यू विल नॉट फाइंड दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, बट दिस इज अ प्रैक्टिस वेयर the government gives preferences to the people who are in majority. जैसे in example, क्लास में 40 बच्चे हैं, 30 बॉयज एंड 10 गर्ल्स हैं. तो टीचर ने, बच्चों ने बोला कि मैम, बॉयज ने बोला कि छुट्टी दे दो एंड गर्ल्स ने बोला नहीं, बट टीचर ने 30 बॉयज की बात मानी. तो दैट इज कॉल्ड एज मेजॉरिटेरियनिज्म. कोई भी टीचर मतलब कि शी इज टेकिंग एनीथिंग, तो वो बॉयज ज्यादा है तो उनके अकॉर्डिंग शी इज टेकिंग ऑल द एग्जाम्पल्स. दैट इज मेजॉरिटेरियनिज्म. तो इन श्रीलंका व्हाट हैपेंड, और श्रीलंका वाले से 2 क्वेश्चंस आते हैं क्लास 10th. एंड व्हाई वाज, मतलब व्हाई डिड द श्रीलंकन तमिलियंस फील एलियनेटेड? सेकंड, how was majoritarianism practiced in Sri Lanka? या what led to civil war in Sri Lanka? सबके आंसर सेम है. All the questions have the same answer. Now Sri Lanka, जैसे हम लोग थे, we got independence in 1947 and Sri Lanka got independence from the French in 1948. In 1956 उन्होंने एक स्पेशल एक्ट बनाया. They made a special act which is called as the Special Act of 1956. उसमें उन्होंने क्या किया? They gave, because वहां पे प्रॉब्लम क्या है, if you look into the map, Sri Lankan Sinhala is actually the original people of Sri Lanka. और श्रीलंका को पहले हम सिलोन बोलते थे. We used to call it Ceylon, CEYLON. वहां जो सिन्हला है, यानी कि जो वहीं के born brought up, वहीं के ethnic, they are 73%, the मतलब कि original. Then जो श्रीलंका इंडियन तमिल्स हैं, जो इंडिया से डिपोर्ट हुए थे ड्यू टू मेनी रीजंस मेनी इयर्स बैक, वो 5%. एंड वहां पर लोकली मैरिज कर जो श्रीलंकन तमिलियंस है, यानी कि जो श्रीलंकन हैं लेकिन दे आर तमिल स्पीकिंग, वो है 13%. तो जो मैक्सिमम लोग हैं वो है सिन्हला. तो उन्होंने जो एक्ट बनाया 1956 में, उन्होंने उसके अंदर सिन्हला को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज कहा. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? मतलब आपको उसे पढ़ना ही पड़ेगा. एंड जैसे इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, वी आर सेक्युलर, आगे पढ़ोगे आप लोग. उन्होंने फोस्टर किया बुद्धिज्म को. एंड मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज, जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, एम्प्लॉयमेंट है, इन सब में सिन्हलास वर गिवन द प्रेफरेंसेस. और इसकी वजह से व्हाट हैपेंड इज the Sri Lankan Tamils, the Indian Tamils, they felt alienated. Alienated मतलब उनको एक अलगाव सा नजर आया. उनको लगा कि they are not given any kind of preference. उन्होंने कोशिश की, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की कोशिश की. They even demanded a separate ईलम. 1 marker question. ईलम का मतलब होता है स्टेट, सेपरेट स्टेट. मैं हमारे लिए आप अलग स्टेट लगा दो ताकि वी आर लिविंग इन पीस.
लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट थी, दे डिड नॉट गिव एनी काइंड ऑफ हेल्प टू द श्रीलंकन तमिल्स, एंड दिस रिजल्टेड इन द सिविल वॉर। क्लास 10, श्रीलंका का जो सिविल वॉर है, दैट वाज सो व्हाट यू से पोटेंशियली वेरी problematic because Indians were also affected. This is because श्रीलंका हमारा immediate southern पड़ोसी है, neighbor है. Secondly, the Sri Lankans wanted Indians to interfere. लेकिन आप सोच सकते हो ना कि हम उसके अंदर उनकी घर की बातों में तो इंटरफेयर नहीं कर सकते. Even though Indian government had sent its troops also. आप 12th में अगर पॉलिटिकल साइंस लेते हो उसमें आप पढ़ोगे, इंडिया ने वहां पर पीस लाने के लिए अपने तरीके से कोशिश भी की, बट इट वाज अनसक्सेसफुल. देयर इज अ वेरी फेमस पॉलिटिकल पार्टी, LTTE. There is a very famous political party in Sri Lanka, LTTE, Liberation of Tamil Tiger Elam. They even launched many violent movement, एंड इन्हीं का जो हेड था प्रभाकरन, इन्हीं के जो हेड थे, उन्हीं की वजह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी वाज assassinated in श्री पेरम्बत्तूर. ये आपकी बुक में नहीं है, दिस आई एम गिविंग एज एन एक्स्ट्रा जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, क्योंकि मुझे लगता है when you study political science it should not be confined to the chapter, you should know the entire procedure. इवन इंडियन जो गवर्नमेंट से 2 बार 3 बार अटैक हुआ था, एंड फाइनल अटैक वाज ही वाज असैसिनेटेड. अभी जो राहुल गांधी जी हैं उनके फादर. सो देवर, मतलब आप सोच सकते हो कि प्रॉब्लम कितना ज्यादा है. लोग आपस में एक दूसरे के साथ दे आर नॉट एबल टू लिव, बिकॉज जो डेवलपमेंट है दैट इज मोर इन द एरिया जहां सिन्हला रहते हैं. वहां यहां तक कि आप वहां का जो मैकडोनाल्ड देखोगे ना, इट्स सो ब्यूटिफुल. मैंने इंडिया में तो मैं 28 स्टेट्स में थे, आई थिंक आई हैव विजिटेड एटलीस्ट 16. आई हैवंट सीन दैट काइंड ऑफ दिस मैकडोनाल्ड. बट जो तमिलियन वाला एरिया है वो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे रामेश्वरम है. सो देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन द डेवलपमेंट. तो ये जो 2 एग्जाम्पल्स थे, वन the example of Belgium, where the government tried to accommodate the people's need. मैंने एक वर्ड यूज किया क्लास 10, accommodation. Whereas in Sri Lanka, the government tried to divide it. और इसकी वजह से Belgium has a peaceful country, whereas Sri Lanka is facing civil war and other conflicts. Right? तो ये हमारे थे 2 एग्जाम्पल जो ये बताते हैं कि अगर, क्योंकि वहां पर जो श्रीलंका है इट इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री, श्रीलंका इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन वहां प्रॉब्लम क्या है कि दे हैव नॉट शेयर द पावर्स विद एनीवन. इन बेल्जियम जो गवर्नमेंट फॉर्म होता है उसमें सबको पावर्स है, एंड फॉर द पीपल हु आर स्पीकिंग डच, देयर इज अ डच फॉर्म्ड गवर्नमेंट जिनमें रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द डच कम्युनिटी ज्यादा है. फॉर द फ्रेंच गवर्निंग, द फ्रेंच कम्युनिटी इज देयर. तो वो उनकी प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. नाउ कम टू आवर ओन कंट्री, नाउ लेट अस कम टू इंडिया. आप इंडिया को देखो. इंडिया जब आजाद हुआ था, व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947, we did not have states, we had provinces. I think आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. We had the princely and provincial states. जो आपके स्टेट्स प्रिंस लोग चलाते थे, लाइक हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, मणिपुर, ये प्रिंसली स्टेट्स होते थे. वेरस आपका ऊपर सिंध प्रोविंस, कश्मीर, पंजाब प्रोविंस,
बीच वाला जो एरिया है सेंट्रल प्रोविंस, राजस्थान वाला जो एरिया है राजपूताना प्रोविंस, महाराष्ट्र वाला जो एरिया है बॉम्बे प्रोविंस, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनको मेड्रास प्रोविंस, एंड आपका जो कोलकाता वाला एरिया था उसको कलकत्ता प्रोविंस बोला जाता। तो एट दैट टाइम वी वर हैविंग द प्रोविंशियल एंड प्रिंसली स्टेट्स, जहां जैसे मेड्रास प्रोविंस था विच वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट, वहां तमिलनाडु के भी लोग थे, आंध्रा के भी लोग थे, केरला के भी थे, कर्नाटका के भी थे, मतलब दैट वाज अ क्लस्टर। लेकिन जब हम आजाद हुए 1947 में, उस वक्त जो गवर्नमेंट बनी थी इंटरिम गवर्नमेंट, उसके बाद इलेक्शंस हुए 1950 में, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम सामने आई। और सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई थी वो आप ये वाला जो मतलब की हिस्सा है, दिस इज देयर इन सेकंड चैप्टर, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट वहां पर मैं है मेंशन, बट मैं यहां पर भी आपको बता रही हूँ। उस वक्त में हमारे सामने प्रॉब्लम्स आई थी। हमारे यहाँ जो लोग थे फ्रॉम आंध्र प्रदेश, दे वांटेड अ सेपरेट स्टेट। जैसा श्रीलंका में लड़ाई चल रही थी, जैसे आपके बेल्जियम में लड़ाई चल रही थी, इवन इन इंडिया इट वाज देयर। इवन देयर वाज अ मूवमेंट, विशाल आंध्रा मूवमेंट, जिसकी वजह से उसके जो हेड थे पोट्टी सीताराम राजू, उनकी डेथ हो गई थी। एंड उस वक्त हमारे गवर्नमेंट ने एक कमीशन सेट किया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसने ये सलाह दी थी that the country should be divided on the basis of the language and culture they follow। तो पहली बार हमारा जो है 14 states and 6 union territories बने थे, but right now we are having 28 states and 8 union territories, and this is because जिस जिस एरिया में जो लोग रहते हैं, लाइक इफ यू टॉक अबाउट पंजाब, तो द रूलर जो है उनमें पंजाब कल्चर को समझने वाले होते हैं। सो व्हेन दे आर मेकिंग द रूल्स, वो वहां के जो लोग हैं, कल्चर है, लैंग्वेज है, उन सबको समझकर उसके अकॉर्डिंग देते। तो हमारे यहाँ हम लोगों ने अपने पावर को शेयर किया हुआ है, बट इन श्रीलंका द पावर हैज नॉट बीन शेयर, and that is why they are facing the civil war। it is not that कि वो end हो गया है, that is going on now। as I said there will be one question, और ये वाला question पिछले 2 साल से it has been coming in the 2 marker question। earlier it used to come in the 3 marks, but now it comes in 2 marker। why is power sharing desirable? मतलब हमने ये दोनों examples पढ़े of Belgium, and we have read the example of Sri Lanka। तो पहला, the very first is because if power is shared, it reduces the conflicts। जो लड़ाई झगड़ा चलता है वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। सेकेंडली, इट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि पावर शेयरिंग का मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब है वेयर द सिटीजन्स आर हैविंग सम राइट्स, where the citizens are allowed to participate, चाहे वो elections हो, चाहे वो contest of elections हो, चाहे वो protest हो, they are allowed। और अगर ऐसा नहीं होता है उसको हम dictatorship कहेंगे। So power sharing is desirable। The prudential reason is it reduces the conflict। Prudential मतलब right, सही। And moral reason is डेमोक्रेसी का एसेंस होता है टू शेयर द पावर्स। So this is power sharing। Now the last is how is power shared in modern democracy। अब ये जो क्वेश्चन है, this is the 5 marker question। एंड इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपके 2 तरीके से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट इज हाउ इज पावर शेयर्ड इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, और दूसरा आता है इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज power sharing is essential। what are the different ways through which power can be shared? दोनों का आंसर सेम है। तो द वेरी फर्स्ट इज जो आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो,
डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब पहला हमारा है द पावर इज शेयर्ड विद डिफरेंट ऑर्गन्स। लाइक आपके हम 4 बच्चे हैं, तो हमने चारों को अलग अलग काम दे दिया। हमारे यहाँ वी हैव द एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेटिव्स एंड जुडिशरी। आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था ना वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। द लेजिस्लेचर क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर, द लोकसभा मेंबर्स, ऑल ऑफ देम मेक द लॉ। लेजिस्लेट का मतलब होता है लॉ, लेजिस्लेट का मतलब होता है टू मेक लॉ। एंड जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स यानी कि आपके एमपीस, एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, आपके आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, इन लेजिस्लेचर्स को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि उसको दे आर द वन हु ब्रिंग इनटू इफेक्ट, दे आर द वन हु गार्ड दोस लेजिस्लेचर्स। एंड तीसरा हमारा ऑर्गन है जुडिशरी, यानी कि इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, चाहे वो सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के बीच में हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स के बीच में हो, चाहे वो दो स्टेट्स के बीच में हो, ऑल दीज आर सॉल्व बाय द जुडिशरी। लेजिस्लेटिव्स के पास अपने पावर्स हैं, मतलब दे नो इन विच एरिया दे कैन मेक द लॉ। एग्जीक्यूटिव्स के पास अपने पावर्स हैं, हाउ टू एग्जीक्यूट दोस पावर्स। एंड जुडिशरी के पास अपना ऑटोनॉमी यानी कि अपनी इंडिपेंडेंट पर्पस है। उन्हें पता है, इफ उनको लगता है एग्जीक्यूटिव रॉन्ग है तो वो उनको भी सजा देते हैं। अगर उनको लगता है कोई लॉ गलत बना है तो दे कैन इवन उसको जुडिशियल रिव्यू से उसको बंद करवा सकते हैं। यानी तीनों के पास अपने अपने पावर्स हैं और तीनों एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई हम लोग मतलब कि जो इस पावर को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और चेक्स एंड बैलेंसेस। एंड दिस कम्स इन 1 marker question. Which one is called as checks and balances? Checks and balances का मतलब है they are equal. Horizontal का मतलब है तीनों का जो पावर है वो सेम है, they are having, मतलब legislature, executive and judiciary तीनों के बराबर पावर्स है। And when required, judiciary can check upon them. When required, अगर लगता है कि जज गलत काम कर रहा है तो लेजिस्लेटिव जो है दे कैन ब्रिंग आउट द इम्पीचमेंट मूवमेंट। एंड अगर लगता है लेजिस्लेशन गलत हुआ है तो वी कैन ऑल्सो हैव द चेक ऑन दैट। तो तीनों के जो है बराबर इक्वल पावर्स है and they can even check each other. That is why it is called as horizontal or checks and balances. जो सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर है, पहला फॉर्म है तीनों के पास अपने अपने पावर्स है। दूसरा है अमंग डिफरेंट लेवल्स, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, जो ये वाला है ये हमारा पूरा सेकेंड चैप्टर है। उसको हम बोलते हैं फेडरल। वर्टिकल, वर्टिकल कैसा होता है? ऐसा। वर्टिकल कैसा होता है आपका? ऐसा। इसमें जो कंट्री है वो डिवाइडेड है। जो सेंटर है यानी कि यूनियन गवर्नमेंट है, इट इज हैविंग मोर पावर। एंड देन जो आपकी कंट्री है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ हम उसको स्टेट्स बोलते हैं। एंड हर स्टेट के पास अपने पावर्स है, लेकिन स्टेट्स के पावर्स यूनियन से कम होते हैं और इसको हम बोलते हैं फेडरल टाइप या फिर वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहां पर वी हैव 3 tiers. One is union government, second is states, and the third one is local government. तो हमारे यहाँ we have the 3-tier government. एंड तीनों के जो रूल्स हैं, तीनों के जो सब्जेक्ट्स हैं, तीनों के जो पावर्स हैं, they are defined in the constitution. But center always has more power than the states.
तो दिस इज हाउ पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल्स. अगर ऑर्गन आया तो आप लोग ये वाला लिखोगे, अगर लेवल्स आया तो आप लोग ये वाला लिखोगे, राइट? देन पावर कैन ऑल्सो बी shared among different social groups. For example, in Belgium, they had a community government. उनके पास एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, जहां जिस लैंग्वेज को वो बिलोंग करते थे उसके लिए एक अलग गवर्नमेंट था. इंडिया के अंदर वी आर हैविंग लोकल गवर्नमेंट, वी आर हैविंग द बाम सेफ सोशल. हमारे हमारे जो माइनॉरिटीज हैं, जो लोग जिनकी पॉपुलेशन कम होती है, उनके लिए देयर आर सर्टेन प्रोविजंस. देन पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. उसका मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कोएलिशन. मतलब मिलजुल कर दे में शेयर द पावर्स. लाइक अभी जो हमारा रूलिंग गवर्नमेंट है, एनडीए, अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है जिसका इलेक्शन अभी होने वाला है सेंटर में, दैट इज रूल्ड बाय बीजेपी. लेकिन जो बीजेपी का एक अलायंस है, मतलब दे आर बिलोंगिंग टू वन बिगर, उनका मतलब एक पूरा गुट है. हिंदी में हम उसको बोलते हैं गुट. एंड उसके उस गुट का नाम है एनडीए, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. दिस यू विल बी रीडिंग इन द चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज. एंड जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है कांग्रेस, उनका जो है उसको हम बोलते हैं यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. सिमिलरली वी आर ऑल्सो हैविंग अभी एक नई, मतलब कि अभी रिसेंटली दे हैव फॉर्म्ड वन मोर, दैट इज कॉल्ड एज इंडिया ब्लॉक. अभी रिसेंटली इट हैज बीन फॉर्म. सो दे कैन शेयर द पावर्स. मतलब इसमें कैसे होता है, मान लो इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस हुए, द गवर्नमेंट जो भी मतलब की पार्टी है, इट डिड नॉट गेट क्लियर मेजोरिटी. आपको क्लियर मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए? आउट ऑफ 543 सीट्स दे शुड गेट दे शुड गेट 2/3 ऑफ द वोट्स, यानी कि अराउंड 270 उनको वोट्स मिलने चाहिए. अब मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी को 270 वोट्स नहीं मिले, ठीक है? अब हमारे पास पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी सी है, पार्टी डी है. नाउ ए गॉट 200 वोट्स, B got 100 votes, C got 75 votes, and D got the remaining votes. Right? तो आपके पाप क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन मिनिमम इतने वोट होने चाहिए, 270. तो कई बार क्या होता है, री इलेक्शन होते हैं, द इलेक्शन इज अगेन कंडक्टेड. लेकिन इलेक्शन री होना बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है. इट इज वेरी कॉस्टली. तो गवर्नमेंट जो मतलब कि कौन से जो आपके जुडिशरी है, हमारे प्रेसिडेंट है, वो लोग चाहते हैं कि इलेक्शंस ना हो. तो नॉर्मली व्हाट डू दे डू इज, सम ऑफ द पार्टीज दे में ज्वाइन, लाइक ये वाली जो पार्टी है ये बोले हम आपको, वी विल गिव यू द, अब हम अपने वोट्स आपको दे देंगे, लेकिन उसके बदले आपको हमारे जो मेंबर्स हैं उनको मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, उनको ये वाला पोर्टफोलियो देना पड़ेगा. एंड दे शेयर द पावर्स एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट, और उसको हम बोलते हैं कोएलिशन. तो इन इंडिया वी ऑल्सो हैव द power sharing among different political parties. So power can be shared in the horizontal manner, judiciary, executive and legislature, जिसको हम checks and balances बोलते हैं. It can be shared among different levels, that is union, state and local government. It can be shared with different social groups or with different political parties. और किसी भी कंट्री का जो एक डेमोक्रेटिक व्हाट यू कॉल एज सक्सेस होता है, दैट डिफर्स कि आप कितना लोगों को पार्टिसिपेट करने में अलाउ करते हैं.
When you don't allow the people to participate, when there is no procedure कि भाई लोग अपनी problems को आप तक लेकर आ सके, then in that country, like in Sri Lanka, there would be war. There can be what you call as conflicts. And that is why power sharing is very, very important. So this was the summary of the chapter power sharing. Even if you are doing this summary, if you are going through this handwritten notes, it is more than enough. But still, we would be doing it once again with NCERT, right? So let us start with the chapter power sharing along with NCERT. Whatever the period is left, whatever we are able to do, we would do till that. And if left, we would continue in the next class. Now, as per your syllabus, board exams, आपके पेपर में, as I have already informed, 4 important questions are there from this particular chapter, right? जो आपके बड़े questions हैं, which may be in 3 marker or 5 marker. But there are number of questions, क्योंकि हम लोग जो है we go according to the blueprint of CBSE. तो if you see 3 marker या 5 marker का इसमें से एक question आता है, and then you may be getting the questions directly from the MCQs, assertion and reason, analyzing the statement. I think you must have had it in your 10th standard, 9th standard also, assertion and reason wale questions, and then your this statement analyzing. तो वो इसमें से आते हैं आपके. So the very first is, let us come to the one, Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small country, and wherever it would be important, I would just mark it. You would be able to, आप उस चीज को mark कर सकते हो. That are the areas from which 1 marker questions are made. It's a small country in Europe and it is having the मतलब की area less than Haryana. सोचो, हरियाणा हमारे यहाँ कितना छोटा सा है. And it has borders with Netherlands. इसमें पता है क्वेश्चन क्या आया है, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ उसका बॉर्डर नहीं था. तो इट हैज अ बॉर्डर विथ नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. इसमें जो क्वेश्चन आता है उसमें फ्रांस को दे देते हैं, एंड देन दे वुड आस्क इनमें से कौन सा कंट्री है जिसके साथ वो बॉर्डर को शेयर नहीं करता. एंड इट इज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 1 crore, दैट इज अराउंड 100 lakhs. The ethnic composition which I had made the, मैंने पिक्चर भी बना रखी थी. Ethnic मतलब the people who are actually belonging to that area. This is there, ये रहा आपका. A social division based on the shared culture, that's called as ethnic. Ethnic means shared culture. Definitely जरूरी नहीं है कि religion हो या हो, मतलब they are sharing it. And वो आपका है 59% जो है in the Flemish region, and वो है Dutch speaking. 40% they are living in Wallonia region जो कि फ्रेंच को बोलते हैं, and the remaining they are the Germans. In Brussels जो उनका कैपिटल है, 80% people speak French and 20% are Dutch. The minority French speaking was relatively rich and powerful. मतलब क्यों, reason क्या था, why there was a conflict? Even though वो लोग minorities में थे, but they were rich, they were powerful. ऐसा सेम आपका एक मतलब एग्जाम्पल you will be having in rise of nationalism in Europe. This was resented by Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. This led to tensions between Dutch and French during 50s and 60s. The tension between the two communities was more acute in Brussels, क्योंकि वहां पर डच ज्यादा थे, लेकिन वैसे वो माइनॉरिटीज में थे. मतलब उनका ओवरऑल पॉपुलेशन कम था, लेकिन जो मैक्सिमम थे वो वहां थे. सो नाउ दिस वाज अ प्रॉब्लम.
Let us compare the situation to another country, Sri Lanka, an island nation, just kilometers off. I think it is only 30 kilometers हमारा main है. अभी मैं recently just last 20th I had been there, मतलब February. So you can see that island directly from there. You able to. It has about 2 crore people. Like other nations, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are Sinhala, 74, Tamil speakers, 18, and among the Tamil, there are Sri Lankan Tamilians and the Indian Tamils. The rest whose forefathers came, unko hum Indian Tamilians bolte. Sri Lankan Tamils are concentrated in north and east, and Sinhala are Buddhist, and most of them Tamils are Hindus or Muslim, and there are Christians also. Just imagine what could happen in situation like that. In Belgium, the Dutch community could take advantage of numeric majority and force its will on French and German, and this could have pushed conflict. This could have resulted in messy partition. Both the sides would claim control over Brazils. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed even bigger majority and could impose its will on the entire country. तो क्या हुआ? ये है आपका how was majoritarianism practiced in Sri Lanka, which I have already told you in the note section. Sri Lanka emerged an independent country in 48. ये सब जो आपके ये लिखे ना, ये सब 1-1 मार्कर क्वेश्चंस में आ सकते हैं. लाइक ये ग्लॉसरी है आपका दिस, एंड देन ये जो पिक्चर बनाई हुई है इसमें से आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, ऐसे कर. The leaders of Sinhala community sought to secure dominance by virtue of their majority. And as a result, the democratic elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. ये आपके वो हैं जो मैंने आपको बताया था कि what did they do? How did Sinhala government adopt majoritarianism? First, in 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. मतलब वही language को ज्यादा मायने दिया जाएगा. The government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. A new constitution stipulated that state shall protect and foster Buddhism. यानी कि उनका ऑफिशियल ऐसा अगर होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, जो बाकी रिलीजन्स होते हैं ना उनको ओपनली अलाउ नहीं किया जाता है टू प्रैक्टिस. लाइक आपका पाकिस्तान जो है वो इस्लाम को फोस्टर करता है, तो वहां जो बाकी कम्युनिटीज हैं लाइक हिंदूज और सिख्स उनके लिए प्रॉब्लम्स होती है. इन अ सेक्युलर आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता. All these government measures coming one after other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. Alienation का मतलब होता है अलग सा feeling, alien. They felt none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their needs. They felt the constitution and government policies denied them equal political rights. जो rights सिन्हला को थे वो इनको नहीं मिलते थे. They were discriminated in jobs and other opportunities, and as a result, the relation between the two communities strained over time. The Sri Lankan Tamils launched parties and struggle for recognition as Tamil as an official language for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. उन लोगों ने जो है प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, तमिलियंस को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो. लेकिन
Their demand for more autonomy, autonomy का मतलब होता है more freedom, to provinces populated by Tamils was repeatedly denied. By 1980, several political parties were formed demanding an independent Tamil Eelam. Eelam का मतलब होता है state. Tamil Eelam is मतलब कि मलयालम and तमिल में बोलते हैं Eelam for state. In north and eastern parts, the distrust between the two communities turned into a widespread conflict and it soon turned into a civil war. तो बच्चे, मैंने जैसे आपको बताया, what were the reasons of the civil war? Why did the Tamilians, Indian Sri Lankan Tamilians feel alienated? या फिर how was majoritarianism practiced in Sri Lanka? सबके आंसर सेम रहे. The question can be in any form. As a result, thousands of people from both the communities have been killed. Many have left the country. Many have lost their livelihood. लेकिन the civil war has caused a terrible setback. और अभी 2009 में थोड़ा बहुत उनका रहा है. But still, you cannot say that yes, things are smooth. जबकि श्रीलंका अगर हम देखते हैं तो इंडिया से भी इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डेवलप्ड है. इंडिया 134th रैंक पे आता है डेवलपमेंट में, श्रीलंका 73rd में आता है. येट द प्रॉब्लम्स अमंग द सिटीजन्स जो है, इट इज देयर. So this is the problem which has been there in Sri Lanka. In the next class, we would be studying what happened in Belgium. How did they accommodate the people? उन लोगों ने क्या क्या लिया? Why European Union के अंदर, when Europe came to form the EU, Brussels was chosen as the headquarter. So what were the provisions that they gave? How did they help the people? ये सारा हम लोग जो है बेल्जियम मॉडल के अंदर पढ़ते हैं. और बेल्जियन मॉडल में अगर आपका क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ बेल्जियन मॉडल, तो आपको ये वाला लिखना है. अगर आपका आता है हाउ डिड बेल्जियम प्रैक्टिस अकोमोडेशन, तो भी आपको यही वाले लिखना है. एंड वंस एक बार एक क्वेश्चन आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन द मेजर्स टेकन बाय बेल्जियम एंड श्रीलंका, तो आपको उसे टैबुलर फॉर्म में दो हिस्सों में लिखना है. राइट? सो दिस इज how you have to do. Now let us come to the next one. In political science, you are supposed to follow certain words. Like अगर आप अपने टीचर से भी बात करोगे तो your teachers will say NCERT का language use करो. Use the language of NCERT. This is because political science is a technical subject. Many times, you know, I'm a very ardent follower of because I teach political science till 12th standard, so I know the history of the entire constitution कैसे बना क्या. तो कई बार मैं मतलब कि अगर मैं कुछ गलत देख रही हूँ ना, तो आई विल यू नो furious. मैं बराबर जोर से गुस्सा करूंगी. They don't know how it was formed, why that, मतलब कि they are making untoward comments. This is because ये जो words होते हैं ना, single simple words, इनके भी meanings होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे हैव बीन इंसर्टेड विद मीनिंग्स. और इसीलिए जब हम पॉलिटिकल साइंस के आंसर्स को लिखते हैं तो वी हैव टू फॉलो दिस लैंग्वेज. अगर आप मेरे नोट्स को देखोगे, आप एनसीईआरटी को देखोगे, दोनों में सेम लैंग्वेज होगा. यू विल नॉट बी हैविंग द मतलब कि रनिंग हैंड. इन इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी आप अपनी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, लेकिन when it comes to political science, you cannot use it. You have to use those terms. आपको जो terms दिए हैं like accommodation, majoritarianism, power sharing, federalism, you need to use those words. And when you are writing the answers, एक ये बात शुरू से ही learn करके रखना class 10. I don't know what you did in 9th standard. I'm not talking about that. We are only focusing on CBSE boards.
आपके जो 2 मार्कर क्वेश्चंस होंगे उनके आपके पास 2 या 3 पॉइंट्स हो सकते हैं। 3 मार्कर में 3 या 4 पॉइंट्स होंगे, 5 में 5 to 6 पॉइंट हो सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट, अगर 1 मार्कर 2 मार्कर में आया तो आप नॉर्मली किसी भी फॉर्म में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आता है, इट इज मस्ट दैट यू हैव टू यूज द टैबुलर फॉर्म, मतलब वो जरूरी है। You will not get the marks if you are not using the tabular form. So from the day one, क्योंकि इसी चैप्टर में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, differentiate between the measures taken by Belgium and Sri Lanka. In a tabular form, you will be writing the answers. So this is how the answers are written in political science, because political science is a constitutional based subject, so technical words are used, so you have to be very particular while you are giving the answers, right? So we would be continuing the same with the next section, that is how was it accommodated, and last but not the least, what are the different forms of power sharing which we have also accommodated in our country.